Today we are going to start an exciting chapter named Fundamental Unit of Life. So this is a chapter from class 9 biology. तो हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल्स क्या होती हैं. ठीक है. सो आर यू गाइज रेडी? लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग चैप्टर. व्हाट आर सेल्स? सो सेल्स एग्जैक्टली होते क्या है? सेल्स बेसिकली स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट है. मतलब ये सबसे छोटी लिविंग यूनिट है जो लाइफ को सपोर्ट करती है. एंड दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसी वजह से हम इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. ठीक है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, भले वो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, उसमें सेल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है. वो सेल से ही बना होता है. व्हेन वाज सेल डिस्कवर्ड? सो सेल वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1665 बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था ना, बेसिकली उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब एक सिंपल माइक्रोस्कोप से उन्होंने डेड सेल वॉल्स देखी थी. कॉक के जो डेड सेल वॉल्स है वो उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप से देखी थी. एंड उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था ना कि उन्हें स्मॉल रूम्स टाइप चीजें दिख रही है, एंड इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया सेल्स. ओके. सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू बेसिकली क्या है ना, जब हाँ एक ग्रुप बनता है सिमिलर सेल्स का, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है मिलकर, एंड इसलिए मतलब वो कहलाता है टिश्यू. जैसे फॉर एग्जांपल मसल्स है हमारी बॉडी में, वो मसल टिश्यूज से बनी हुई है. मतलब वो जो मसल टिश्यूज है उसमें सारी जो सेल्स है वो एक जैसी है. एक टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स है वो एक जैसी होती है, एंड काम भी वो एक जैसा ही करती है. Now another question, what are organs? ठीक है. So when two or more types of tissues combine to do a specific job, they form an organ. जैसे heart, it has both muscle tissue and connective tissue. But ये मिलके क्या करते हैं, सब मिलके एक फंक्शन, बेसिक फंक्शन क्या करते हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड. ओके. ऑर्गन जो है ना वो एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. मतलब जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है उसमें ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. जो कॉम्प्लेक्स जिनके कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के, उनमें ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. नाउ लेट अस क्विकली रिवाइज सम की कंट्रीब्यूशंस ऑफ सम साइंटिस्ट. तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 में सेल्स को डिस्कवर किया था. ल्यूएन हुक ने क्या किया था, फ्री लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था इन द ईयर 1674. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. न्यूक्लियस क्या है? बेसिकली ये सेल का एक पार्ट है. मतलब ये हम इसे सेल का एक कंपोनेंट बोल सकते हैं, सेल ऑर्गेनल बोल सकते हैं. इसको हम नेक्स्ट बोल सकते हैं, सेल ऑर्गेनल बोल सकते हैं. इसको हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें इन डिटेल पढ़ेंगे. पर्किन जी ने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था इन द ईयर 1839. शिल्डन एंड शॉन ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी, एंड वर्चो ने क्या किया था, उस सेल थ्योरी को एक्सपांड किया था. अब व्हाट इज सेल थ्योरी? लेट अस अंडरस्टैंड कि सेल थ्योरी क्या है. सेल थ्योरी में तीन पोस्टुलेट्स आते हैं, तीन मेन पॉइंट्स आते हैं. पहला पॉइंट ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे सेल से बने हुए हैं. सेकेंड पॉइंट, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब सेल्स जो है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है. ये जो लास्ट पॉइंट है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हमें वर्चॉ ने दिया था. एंड ये जो थ्योरी है ना, ये बायोलॉजी का एक फंडामेंटल रूल है, एंड इसी के बेसिस पर ही हम सेल्स की स्टडी करते हैं. ओके. एंड ये जो टर्म है ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसे हम ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म दी थी वर्चाओ ने. सो यू कैन रिमेम्बर दैट ऑल्सो. नाउ सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर सारे सेल्स एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं तो फिर पहला सेल कहाँ से आया था? तो जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं ना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, वो सब आप कमेंट्स में मेंशन करो, एंड आई विल रीड देयर आंसर्स. लेट अस अंडरस्टैंड कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है. तो नाम से ही जैसे हमें समझ में आ रहा है, यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिर्फ एक सेल है. ठीक है. जो सिर्फ एक सेल से बना है. मल्टीसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. ठीक है.
जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं। यूनिसेल्यूलर में आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, एंड मल्टीसेल्यूलर में बहुत सारे एग्जांपल्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है। ओके, अगर थोड़ा और अच्छे से इसे समझें तो यूनिसेल्यूलर में बेसिकली क्या होता है ना, एक बहुत ही सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही सेल है तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है नहीं। एंड मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है, बहुत सा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर में जो एक सेल है वो ही सारी नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस भी सेल को जिंदा लेने के लिए नीडेड है, वो सारी वो सिंगल सेल ही परफॉर्म कर लेता है। मल्टी मल्टी सेल्यूलर में क्या रहता है ना, मल्टीपल सेल जो है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यूनिसेल्यूलर का इसी वजह से जो लाइफ स्पैन है, जितने टाइम को तक वो जिंदा रहता है वो थोड़ा कम रहता है। ठीक है, एंड मल्टी सेल्यूलर की कंपैरेटिवली थोड़ी लाइफ स्पैन जो है वो थोड़ी ज्यादा है। यूनिसेल्यूलर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है बिकॉज दे डोंट हैव दैट प्रॉपर और मतलब ऑर्गन्स फॉर दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं मल्टी सेल्यूलर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यूनिसेल्यूलर में यूकैरियोट्स भी आते हैं, प्रोकैरियोट्स भी आते हैं, बट मल्टी सेल्यूलर में मोस्टली यूकैरियोट्स आते हैं। अब व्हाट इज प्रोकैरियोट्स, व्हाट इज यूकैरियोट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस you in next video as well. Okay, so stay tuned for the next video. Now let us understand cell types. ठीक है, सेल्स सिर्फ सारे सेल्स का सिर्फ एक ही शेप नहीं होता है, मतलब सब सेल्स में थोड़ा डिफरेंस हम देख सकते हैं। जैसे देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, लाइक ओवम एंड स्पर्म सेल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज आर आर ब्लड सेल्स। नर्व सेल इज फॉर कम्युनिकेशन। हर्ट टाइप का सेल जो है ना उसका यूनिक फंक्शन होता है। जैसे आरबीसी का क्या होता है फंक्शन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, वो एक हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। तो सारे सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। अब सेल ऑर्गेनल्स क्या है, तो each cell has small parts inside it called organelles। ठीक है, एंड हर ऑर्गेनल का भी एक स्पेशल काम है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, एनर्जी बनाना। यस, हम उसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। ओके, तो ये जैसे अलग अलग ऑर्गेनल्स है, सबका अलग अलग कुछ फंक्शंस होते हैं। ये ऑर्गेनल्स जो बेसिकली क्या होते हैं ना, एक फैक्टर की तरफ काम करते हैं, मतलब सबका रोल जो है वो अलग अलग है, लेकिन सबका गोल बेसिकली एक ही है, हमें जो सेल है उसको जिंदा रखना है। ठीक है, हमें उस सेल को फंक्शनल रखना है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये जो एनिमल सेल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, एंड ये बेसिकली क्या करती है, शेप देती है। ठीक है, शेप देती है एंड प्रोटेक्ट करती है सेल को, और कंट्रोल भी करती है कि क्या सेल के अंदर आ सकता है, क्या सेल के बाहर जा सकता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, कि मतलब सिर्फ कुछ ही चीजों को को बाहर जाने देती है। ठीक है, एंड ये जो मेम्ब्रेन है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, एंड प्रोटीन्स और लिपिड से ये बनी होती है। ठीक है, अभी अंदर और बाहर जाने देती है, पर अंदर और बाहर जाते कैसी चीज है, तो हम इसके लिए दो चीजें समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है एंड डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, जब मूवमेंट हो किसी भी मॉलिक्यूल का फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। सपोज आप इंसेंस स्टिक्स को लाइट है, मोमबत्ती आपने जलाई है, या फिर आपने अगरबत्ती जलाई है, तो क्या होगा, अगरबत्ती का जो धुआं है वो अगर आपने एक जगह रखा तो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाएगा। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ठीक है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो जहां पर हाई कंसेंट्रेशन में थे, मतलब अगरबत्ती के पास में वो थोड़े ज्यादा कंसेंट्रेशन में जो थे उस पार्टिकल ज्यादा थे, तो वो धीरे धीरे रूम में जहाँ कंसेंट्रेशन उनकी कम थी वहां वो जाते गए। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस में भी होता है, बट ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ लिक्विड्स में होता है। ऑस्मोसिस में बेसिकली क्या होता है ना, वाटर मूव होता है। ठीक है, वाटर मूव होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब जहां पानी का कंसेंट्रेशन पानी ज्यादा होगा। ठीक है, कंसेंट्रेशन बोलना गलत हो जाएगा, बट जहां पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, वहां से जहां पानी के मॉलिक्यूल्स कम होंगे ये वहां की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है,
एंड ये सिर्फ लिक्विड्स में होता है, एंड ये थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है जिससे ट्रांसफर होता है। ओके, सो हम इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक दो कंटेनर्स है जो कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है। एक में प्योर वाटर है और एक में एक सोल्यूशन है, मतलब वाटर है और वाटर के अंदर कुछ सॉल्यूट भी मिक्स है। तो अब पानी का कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, मतलब पानी का कंसेंट्रेशन नहीं बोल सकते, पानी का अमाउंट कहाँ ज्यादा है, पानी के मॉलिक्यूल्स कहाँ ज्यादा है, जहाँ प्योर वाटर है उसमें। तो वाटर क्या करेगा, वहां प्योर वाटर से वो सोल्यूशन की तरफ जाएगा। ठीक है, उस मेम्ब्रेन के थ्रू। एंड डिफ्यूजन में बेसिकली क्या होगा, हमने कुछ भी जहां पर भी हाई कंसंट्रेशन है वो उसके लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ओके, हम इन सब चीजों को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने रेजिन मतलब किशमिश जो होती है ना, उसको हम 3 अलग अलग सोल्यूशंस में रख सकते हैं। ठीक है, मतलब हम शुगर एंड वाटर का ऐसा सोल्यूशन बना सकते हैं जिसमें हम पहले तो वाटर में थोड़ी सी शुगर डालें, जिससे रेजिन के अंदर जितनी जितना शुगर का कंसंट्रेशन है, पानी में भी ऑलमोस्ट उतना ही कंसंट्रेशन हो। तो हमने बेसिकली क्या क्रिएट कर दिया, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन क्रिएट कर दिया। और अगर इस पानी में हमने रेजिन को रखा, तो रेजिन में पानी ना अंदर जाएगा ना पानी बाहर जाएगा। ओके, मतलब ना रेजिन स्वेल होगी ना रेजिन श्रिंक होगी। मूवमेंट होगा, मतलब जो रेजिन की जो मेम्ब्रेन है, किशमिश की जो मेम्ब्रेन है, उससे मूवमेंट होगा, बट जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही अंदर आते जाएगा। तो इसलिए इस वजह से ना सेल स्वेल होगी ना मतलब वो श्रिंक होगी। ठीक है, वहीं अगर हमने वो जो किशमिश है, हमने वो जो रेजिन है, अगर उसको एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, मतलब ऐसे सोल्यूशन में रख दिया जिसमें शुगर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, जहां पर जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, पानी जो है वो बाहर निकलेगा। ओके, पानी बाहर क्यों निकलेगा, क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन बाहर कम है। यस, पानी का अमाउंट जो है वो बाहर कम है, तो पानी बाहर निकलेगा एंड इस वजह से सेल श्रिंक हो जाएगी एंड उस पर रिंकल्स आ जाएंगे। एंड अगर हमने वही हाइपोटोनिक सोल्यूशन यूज करा, मतलब बाहर, मतलब हमने बहुत कम अमाउंट में शुगर का यूज करा, या बहुत कम अमाउंट में हमने सॉल्यूट का यूज करा, तो उसमें क्या होगा, पानी जो है वो सेल के अंदर चले जाएगा। ठीक है, सेल जो है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब जो हमारा रेजिन हमने बेसिकली रखा था वो हल्का सी फूल जाएगा। ठीक है, और अगर बहुत देर तक हमने ऐसे रखा, तो हो सकता है कि सेल बहुत ज्यादा, मतलब जो किशमिश है बहुत ज्यादा उसमें स्वेलिंग आ जाए, बहुत ज्यादा फूल जाए एंड इनफैक्ट वो बर्स्ट भी हो जाए। ठीक है, ओके, सो डिड यू नो कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा गैलेप्सिटम की, जो कि सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर्स होती है। एंड जो लार्जेस्ट सेल है वो होता है ऑस्ट्रिच एग का, जो कि ऑलमोस्ट 6 इंचेस वाइड होता है। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, एंड ये जो फैक्ट्स है ना, कुछ ये आपको थोड़ी सी एज प्रोवाइड कर सकते हैं एग्जाम्स में। बेसिकली जो 1 मार्क के एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, उसमें दे दिस थिंग्स कुड हेल्प यू लिटिल बिट। So that's it for part 1 of fundamental unit of life. I hope आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड पार्ट 2 के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, एंड वी विल मीट